Hello students, today we will read about the tracing changes through 1,000 years. आज हम हजारों सालों के बीच हुए परिवर्तनों के में पड़ताल करेंगे, यानी हजारों सालों के बीच जो चेंजेज आए 700 से 1750 ईयर्स के बीच में जो चेंजेज आए उसकी पड़ताल करेंगे, अर्थात उनके बारे में जानेंगे. इन दिस चैप्टर वी read about the 1000 years from roughly 700 to 1750. इस चैप्टर में हम 700 से 1750 के बीच हुए परिवर्तनों के बारे में जानेंगे. When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. जब historians past से related documents, maps और टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात उनको देखते हैं, तो वो अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इसको स्टडी करते हैं. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसाइडरेबली ओवर दैट ईयर्स. हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें समय के साथ साथ काफ़ी चेंजेस भी आते रहते हैं. द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम. सिर्फ उसके संदर्भ में ही चेंज नहीं आता, बल्कि वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं समय के साथ साथ. लाइक इन द 13th century बाय मिनाज सिराज यूजेस टर्म हिंदुस्तान फॉर द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुस्तान शब्द का यूज़ लेते हैं. हिंदुस्तान शब्द का यूज़ मिनाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में सबसे पहले किया था. उनके अनुसार पंजाब, हरियाणा और वो एरिया जहाँ गंगा यमुना नदी के अंतर्गत जो आते हैं वो सारा एरिया हिंदुस्तान था. यानी उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ इन्हीं एरियाज़ के लिए किया था. राजनीतिक रूप से उन्होंने दिल्ली सल्तनत जहाँ तक फैली हुई है था, दिल्ली सल्तनत का विस्तार जहाँ जहाँ तक था, वो हिंदुस्तान शब्द का यूज़ उन्होंने उस एरिया के लिए किया था. हालांकि दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत नहीं फैल पाई, तो हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत इंक्लूड नहीं होता था, अकॉर्डिंग टू मिनाज सिराज. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent. इसके विपरीत 16वीं शताब्दी ने बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ यहाँ के निवासियों के भौगोलिक, पशु पक्षी और सांस्कृतिक जीवन का डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट. लेकिन आज हम अपने मॉडर्न स्टेट इंडिया के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ करते हैं. हिस्टोरियंस हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़ बिकॉज दे डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. हिस्टोरियंस को जब वो स्टडी करते हैं अलग अलग पास्ट से रिलेटेड अलग अलग मोमेंट्स की, तो उन्हें केयरफुल रहना होता है, क्योंकि वर्ड्स की जो मीनिंग है वो काफ़ी उनमें चेंजेस आ जाता है समय के साथ साथ. फॉर एग्जाम्पल फॉरनर, यहाँ हम फॉरनर शब्द का यूज़ लेते हैं. इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन. फॉरनर का अर्थ आज जो लिया जाता है, यानी जो इंडियन नहीं है, जो व्यक्ति भारत में नहीं रहता, उसको हम विदेशी कहेंगे. लेकिन मेडिवल पीरियड में, यानी मध्ययुगीन काल में, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर इज कॉल्ड अ फॉरनर. जो व्यक्ति किसी सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता था, उसे फॉरनर का नाम दिया जाता था. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत. हिस्टोरियंस यूज्ड कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चरल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. हिस्टोरियंस अपनी इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए, यानी पास्ट से रिलेटेड जब वो स्टडी करते हैं, तो वो अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं, लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण से रिलेटेड, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी लिखित रूप में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका वो यूज़ करते हैं आमतौर पर. विद द टाइम द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. लेकिन इन 1000 सालों के दौरान
जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई, यानी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का यूज़ अधिक ज़्यादा होने लगा था। दे स्लोली डिस्प्लेज अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसके विपरीत जो दूसरे टाइप के सोर्सेज थे उनका यूज़ कम होने लगा था। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो पेपर था वो काफ़ी सस्ता और काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर ऑफ एंड टीचिंग ऑफ सन्स। लोग अपने धार्मिक ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत और संत के शिक्षाएं और उनके लेखन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो रिटर्न रूप में रखने लगे थे। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। मैन्युस्क्रिप्ट जो थी यानी पांडुलिपियाँ वो रिच पीपल्स के द्वारा, शासकों के द्वारा और मठों तथा टेम्पल्स में यूज़ होती थी। ये पांडुलिपियाँ हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इनसे उन्हें काफ़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन मिलती थी। दे वर प्लेस्ड इन आर्चीव्स एंड लाइब्रेरीज। इन्हें आर्चीव्स यानी दस्तावेज़ों में और लाइब्रेरीज़ में इन्हें स्टोर किया गया था। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। इस काल के दौरान कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, इसलिए स्क्राइब्स को यानी लिपिक जो होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट को बाय हैंड लिखते थे, यानी वो जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको वो कॉपी करते थे। As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. क्योंकि लिपिक इनको कॉपी करते थे तो कुछ ना कुछ वर्ड या सेंटेंस ऐसे होते थे जो उन्हें समझ नहीं आते थे, सो वो गैस करते थे कि आखिर क्या लिखा होगा और अपने अंदाजे के आधार पर उसको वो कॉपी कर दिया करते थे। As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. तो इसी कारण जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता था, यानी वो अपने अंदाजे के आधार पर लिखते थे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता था। इसीलिए इतिहासकारों को अलग अलग टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करना होता था ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ऑथर ने क्या लिखा होगा। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स। At different moment in this period, new technologies made their appearance like the passion wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving and firearms in combat. इस काल के दौरान यहाँ पर कुछ टेक्निकल चेंजेस भी आए, जैसे पैशन व्हील का सिंचाई के लिए यूज़ होने लगा, चरखे का यूज़ बुनाई के लिए और युद्ध के दौरान फायर आर्म्स का यूज़ होने लगा था। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबालिटी। ये जो 1000 सालों का जो काल था ये काफ़ी गतिशीलता का रहा। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइक राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ। अलग अलग ग्रुप्स के लोग दूसरे स्थानों से अलग स्थानों पर जाने लगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में यानी अवसर की तलाश में, जैसे कि राजपूत, मराठा, सिख, जाट और अहोम और कायस्थ। ये जो जातियों के लोग थे इस स्थान से दूसरे स्थान पर अवसरों की तलाश में जाने लगे और इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। हालांकि इस काल के दौरान जंगलों का साफ करना और एग्रीकल्चर यानी खेती का जो बढ़ावा था वो काफ़ी मात्रा में हो रहा था, इसका विस्तार हो रहा था। चेंजिंग इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। इस हैबिटेट में चेंजेस के कारण फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी जो वनवासी थे उनको माइग्रेट होना पड़ा, यानी अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। इनमें से कुछ ने खेतों की जुताई शुरू कर दी और वो किसान बन गए। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और वो इस बड़े समाज का एक पार्ट बन गए थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंट पीपल, क्योंकि अब सोसाइटी में अलग अलग जो लोग थे वो शामिल होने लगे थे, तो
people were grouped into jatis or subcaste and rank on the basis of their backgrounds and their occupations. तो लोगों को उनके काम के आधार पर और उनके सामाजिक बैकग्राउंड के आधार पर अलग अलग जाति और उपजातियों में तथा रैंक में डिवाइड किया जाने लगा था। यानी इस काल के दौरान लोग जातियों में डिवाइड होने लगे थे। जातीज फ्रेम देयर आउन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जातियों के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे अपने मेंबर्स के कंडक्ट यानी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। और ये नियम वृद्ध लोगों की एक असेंबली के द्वारा लागू किए जाते थे। यानी जाति जो अलग अलग जातियाँ थी उनके अलग अलग नियम बनने लगे और ये नियम और कानून उनकी एक सभा के द्वारा लागू किए जाते थे। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स, तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। चोल, तुगलक या मुगल बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस्ड distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो चुकी थी। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए धर्म। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। इस काल के दौरान धर्म जो धार्मिक क्षेत्र था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए। इन हिंदूज़ द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़ वॉज स्टार्टेड बाय पीपल। हिंदू धर्म में लोगों के द्वारा अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना शुरू की जाने लगी। यानी लोग अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास करने लगे थे। न्यू टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय रॉयल्टी। शासकों और रिच पीपल्स के द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू हो चुका था। द न्यू आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम वेरी पॉपुलर। और इस काल के दौरान जो नया आइडिया यानी भक्ति की आराधना का भी उदय हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ऑफ ए लविंग पर्सनल डिटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलाबोरेट रिचुअल्स। भक्ति की आराधना के अंतर्गत ईश्वर को एक प्रेमी इष्ट के रूप में देखा जाता था जिसको बिना किसी कर्मकांड के यानी बिना किसी पुजारी के कर्मकांड के प्राप्त किया जा सकता था। इन दिस पीरियड न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इस पीरियड के दौरान अलग अलग धर्म उनका भी उदय होने लगा था। अ न्यू रिलीजन इस्लाम वाज बोर्न इन दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। एंड लाइक हिंदूज इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर्स। और हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स भी अलग अलग टाइप से अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे। देयर वर शिया एंड सन्नी मुस्लिम्स। इनमें दो जो मेन शाखाएं थी वो शिया और सन्नी मुसलमानों की थी। ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे। दे एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ वन गॉड अल्लाह। इन मुसलमानों ने यानी दोनों ही जो संप्रदाय के लोग थे इन्होंने एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार किया। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ऐतिहासिक काल और समय के पर विचार। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और कैलेंडर। हिस्टोरियंस जो हैं वो एक घड़ी या कैलेंडर की तरह टाइम को नहीं देखते, अर्थात वो टाइम को घंटों, दिनों या सालों में डिवाइड नहीं करते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, पीरियड्स दैट पोसेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े सेगमेंट्स यानी हिस्सों में, पीरियड्स यानी काल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसको ईजिली स्टडी किया जा सकता है। इन द मिडल 19th century, British historians divide the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British। मिडिल 19th century में ब्रिटिश
इतिहासकारों ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ ही हिस्टोरियंस ने इसको फॉलो किया क्योंकि जो ये इन्होंने डिवाइडेशन किया था उसमें उनके अनुसार केवल शासक का धर्म ही पास्ट पर इफेक्ट डालता है, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन इस पर इफेक्ट नहीं डालते, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं हुआ। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। अधिकतर जो इतिहासकार थे उन्होंने आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय की, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो परिवर्तन आए उन्हीं के आधार पर उन्होंने पास्ट को स्टडी किया।